हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो PYQ क्वेश्चन आए थे उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहे, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का पेपर 27 फरवरी को है। तो अब हमारे पास टाइम मात्र 1 मंथ है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और NCERT को फोकस करते हुए ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि पूरा पेपर हमारा NCERT पर बेस्ड होता है। तो आप सभी लोग NCERT के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जो भी उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सभी को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। और जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और अदर टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को 1 बाय 1 नोट करते रहिए, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो कोरलाउस लॉ पे डिपेंड है। जो क्वेश्चन बेस्ड है, एक तो कोरलाउस लॉ पर है और फैराडे के फर्स्ट लॉ पे है, और लास्ट में जो नेक्स्ट इक्वेशन है उस पर भी बेस्ड है। तो आप सभी लोग इनको ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कोरलाउस लॉ पे। कोरलाउस लॉ क्या था? कोरलाउस लॉ कहता है कि देखो, अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें, तो जो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो उसके कटायन और अनायन होंगे उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है। जैसे हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, तो इसका अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो हम क्या करेंगे, जो इसमें कटायन और अनायन, कटायन क्या है इसमें A और अनायन क्या है इसमें B, तो जो कटायन और अनायन है उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा AB को बनाने में, उसको ही बोलते हैं हम कोरलाउस लॉ। यानी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन ऑफ A प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन ऑफ B, तो इसको बोलते हैं हम कोरलाउस लॉ। यहाँ पे देखो समझ में आ गया होगा आई होप। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके कटायन और अनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बराबर हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम कोरलाउस लॉ। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट कोरलाउस लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH। इसके लिए हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कोरलाउस लॉ को लिखना है, उसके बाद जो कोरलाउस लॉ है उसको एसिटिक एसिड के टर्म में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कोरलाउस लॉ के स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है, देखो, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कटायन और अनायन है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? वो हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन, यानी सोडियम आयन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोराइड आयन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, इन दोनों के बराबर होगा वो, ठीक है। इन दोनों के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं हम कोरलाउस लॉ। स्टेटमेंट क्या है इसका? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड एनायन। यानी जैसे A एंड B है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी? इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी हमारी ए का कितना कटायन पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे B एनायन का यहाँ पे कितना पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमको निकालना है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पे देखो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH। अगर हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें, ठीक है, अगर हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो भी इसके कटायन और अनायन है उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे कटायन है हमारा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अनायन है वो था हमारा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? H पॉजिटिव यहाँ पे हमारा कटायन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे? सबसे पहले अनायन का, यानी CH3CO नेगेटिव प्लस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन। यहाँ पे कटायन क्या है हमारा? H पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू कोरलाउस लॉ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये तो हमारा 2 मार्क्स का था। उसके बाद यहाँ पे 3 मार्क्स का और है, देखो यहाँ पे फिर न्यूमेरिकल बेस्ड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी,
एक तो मैक्सिमम वर्क निकालना और साथ ही साथ यहाँ पे लॉग केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है निकिल, यहाँ पे एक हमको रिएक्शन दिया है। ये हमको इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है इसमें कैथोड और एनोड को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे जो निकिल है, निकिल का यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा निकिल का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे सिल्वर आयन का। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे 2, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे 2। तो मैक्सिमम वर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, उसको निकालते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी से। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल को कैसे निकालते हैं हम, ई नॉट सेल को निकालते हैं हम ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी जो भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का उसको लिखेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल एनोड है उसको लिखेंगे, तो वहाँ से हमको ई नॉट सेल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमको दोनों टर्म रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखने हैं, दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के टर्म में लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो निकिल +2 निकिल में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो सिल्वर आयन सिल्वर में जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो जो हमारा ये वाला है, ये वाली वैल्यू इसको यहाँ ये तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है इसका, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, बट इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे वैल्यू क्या दी है इसकी, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है हमारी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो हमको दोनों वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ई नॉट सेल लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी है वहाँ पे, यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे एनोड की वैल्यू दी है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसकी वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, इसकी वैल्यू दी यहाँ पे 0.8 इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 0.80 नेगेटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की वैल्यू दी है यहाँ पे -0.25, यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी -0.25। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.80 + 0.25, तो इसका ओवरऑल सम कितना आएगा, इसका ओवरऑल सम आएगा हमारा 1.05। तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई हमारे 1.05। तो अब हम इसमें निकालेंगे डेल्टा जी की वैल्यू, यानी मैक्सिमम वर्क है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो यहाँ पे निकल गई, और एन की वैल्यू वहाँ पे कितनी आई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे 2। तो 2 इंटू, और एफ क्या होता है यहाँ पे, एफ होता है हमारा एक फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 96500, यानी 96,500 इसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 96,500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.05। तो यहाँ से जो हमारा जी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन होती है, जो हमारे अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती है, और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे हमारी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, ई सेल की वैल्यू हमारे यहाँ पे पॉजिटिव में होती है। तो जब हम इतनी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 2265 जूल पर मोल। तो जूल पर मोल है तो उसको हम कैलविन में, उसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी 202.65 किलो जूल पर मोल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।
उसके बाद इसी में एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हमको लॉग के सी की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो लॉग के सी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम, सब नेक्स्ट इक्वेशन आए हैं, इन और सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। तो इन और सेल की वैल्यू कितनी यहाँ थी, इन और सेल की वैल्यू आई थी हमारी 1.05, और 0.05 को हम 596 को हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे 6 से लिखते हैं, और एन की वैल्यू कितनी वहाँ पे 2। उसके बाद हो गया यहाँ पे लॉग के सी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी लॉग के सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.05 अपॉन 0.06। यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू 105 अपॉन 6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 35। तो यहाँ से लॉग के सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35। तो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहाँ एक मिनट, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है वहाँ से हमारे 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी हमारे टोटल 10 टॉपिक हैं केमिस्ट्री में, उसमें से सबसे जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में से 9 मार्क्स के पूछा जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक में हमारे अल्डिहाइड और कीटोन में से पूछा जाता है 8 मार्क्स का। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमारे 17 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ मच चार्ज इन द टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर। यहाँ पे हमको सबसे पहले जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसको बताना है। उसके बाद हमको बताना है कि जो कॉपर टू आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए कितने मोल ऑफ फैराडे की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ये हमको एक रिएक्शन दिया है, उसमें हमको ई नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ आता है कि देखो, इसको अगर हम सिंपली टर्म में बोलें तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे, यानी जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड में मास का डिपॉजिट और लिबरेशन होगा, ठीक। यानी जितना ज़्यादा हम जितना ज़्यादा हम चार्ज पास करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोड पे उतना ही उसका मास या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। तो उसको बोलते हैं हम फैराडे का फर्स्ट लॉ। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखो, द मास ऑफ ए सबस्टेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी जितना ज़्यादा हम चार्ज पास करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके इलेक्ट्रोड पे मास का या तो लिबरेशन होगा या डिपोजिशन होगा, या तो लिबरेशन होगा या डिपोजिट होगा, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, हमारे क्यू के। तो मास इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको हटाने के लिए यहाँ पे जेड लिखते हैं, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और क्यू बराबर क्या होता है हमारा आई टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला ऑब्टेंड होता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू आई टी। आई क्या है यहाँ पे करंट जो कि हमारा एम्पियर में होना चाहिए, और टी क्या है यहाँ पे टाइम जो कि हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका मास का या तो डिपोजिशन होगा या लिबरेशन होता है इलेक्ट्रोड पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड लॉ भी था। सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ आता है कि देखो, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करते हैं तो उसमें उसके जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होता है और जो उन सब का मास वो उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है, ठीक। तो ये थे हमारे इसको समझाने का फैराडे का फर्स्ट लॉ। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा था, देखो उसके बाद इसमें पूछ रहा है, अगर हम कॉपर टू आयन को यहाँ पे सिंपल में लिखें, अगर हम कॉपर टू आयन को कॉपर टू आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है, अगर हम कॉपर टू आयन को कॉपर में कन्वर्ट करें तो यहाँ से कितने मोल ऑफ फैराडे रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम ये जानते हैं कि देखो, जो एक फैराडे होता है वो एक फैराडे को क्या बोलते हैं हम, चार्ज ऑन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मोल है, एक इलेक्ट्रॉन के मोल पे कितना चार्ज है, उसको बोलते हैं हम फैराडे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल कितने फैराडे होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा एक फैराडे। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारे 1 मोल ऑफ फैराडे के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो टोटल कितने फैराडे होंगे, 2 फैराडे, ठीक है। तो ये तो इसका सिंपल आंसर, टोटल कितने फैराडे होंगे यहाँ पे, 2 फैराडे। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द ईएमएफ सेल ऑफ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 आयन और कॉपर 2 आयन से कॉपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, यानी जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो, जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन में, मैग्नीशियम 2 आयन में जा रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन होता है हमारे हमेशा एनोड पे, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड है हमारा कॉपर। कॉपर 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके सीधे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमको ई नॉट, हाँ यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू दी है यहाँ पे +2.79। यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पहले से दी है। उसके बाद जो यहाँ पे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 आयन है उसका कंसनट्रेशन दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉपर 2 आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है उसका भी कंसनट्रेशन दिया है। और आप सभी लोग एक पॉइंट नोट कीजिए, जब भी हम कंसनट्रेशन टर्म में सॉलिड और प्योर लिक्विड आता है तो उसके कंसनट्रेशन को हम 1 लेते हैं। अगर हम किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके कंसनट्रेशन टर्म में सॉलिड और प्योर लिक्विड आ रहा है तो उसका कंसनट्रेशन कितना होता है, उसका कंसनट्रेशन 1 होता है, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होता है तो उसके कंसनट्रेशन को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट इक्वेशन से निकलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो वहाँ पे रिएक्शन थी हमारी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारा, मैग्नीशियम 2 आयन में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा था। तो ये था हमारे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, यानी एनोड वाली रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में था हमारा जो कॉपर 2 आयन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा हो, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, कैथोड पे। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, ओवरऑल रिएक्शन थी हमारी मैग्नीशियम 2 आयन, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कॉपर 2 आयन एंड कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये थी हमारे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन। यानी यहाँ पे देखो, इसके रिएक्टेंट में कौन से हमारे ना, इसके प्रोडक्ट में हमारे ये वाले हैं, प्रोडक्ट में हमारे ये वाले पार्ट आगे और रिएक्टेंट में हमारे ये वाले पार्ट आगे। तो यहाँ से ई सेल आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे +2.71 माइनस 0.059/2 लॉग। और यहाँ पे देखो, जो मैग्नीशियम 2 आयन है उसकी कंसनट्रेशन दी वहाँ पे 0.1 और जो कॉपर 2 आयन है उसकी कंसनट्रेशन दिया वहाँ पे 0.01। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन में कौन कौन से आएंगे, प्रोडक्ट के कंसनट्रेशन में आएंगे यहाँ पे मैग्नीशियम 2 आयन और कॉपर सॉलिड। कॉपर तो मैंने बताया कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सॉलिड और प्योर लिक्विड आते हैं उनका कंसनट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 आयन का, यहाँ पे ओनली हम मैग्नीशियम 2 आयन के कंसनट्रेशन को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में किसके कंसनट्रेशन को इंक्लूड करेंगे, रिएक्टेंट में हम ओनली कॉपर 2 आयन के कंसनट्रेशन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये आयन के टर्म में है और ये सॉलिड जो मैग्नीशियम है सॉलिड के टर्म में है। तो ओनली हम कॉपर 2 आयन के कंसनट्रेशन को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से देखो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी +2.71 माइनस 0.059 अपॉन, हाँ यहाँ पे एन की वैल्यू टोटल यहाँ पे कितनी हमारी 2। तो यहाँ पे हमने पहले 2 लिख दिया, 2 इंटू लॉग 0.1 अपॉन कॉपर 2 आयन की कंसनट्रेशन कितने यहाँ पे 0.01।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस 2.71 माइनस 0.0591/2 लॉग, तो यहाँ पे जो हमारा 0.1 है, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 अपॉन जो 0.01 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻²। ठीक, उसके बाद यहाँ से हमको रिएक्शन मिलेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे प्लस 2.71 माइनस 0.059/2 लॉग 10⁻⁻1, अगर जो कि हमारा 10⁻²। तो अगर हम इतने को सॉल्व करेंगे, तो देखो लॉग 10⁻⁻1 अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, क्योंकि बेस तो सेम है दोनों का, तो ये हो गया हमारा 10⁻+2। तो यहाँ से देखो लॉग आ गया हमारा लॉग 10⁻1, तो लॉग 10⁻1 तो 1 इंटू लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो ई सेल इज इक्वल टू प्लस 2.71 माइनस 0.0592/2 इंटू 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी ई सेल इज इक्वल टू प्लस 2.71 माइनस यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 0.0259। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ई सेल की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 2.68 वोल्ट है, 2.68 वोल्ट है। तो ये था हमारा इसका कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें जो हमारे इसमें जो हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो तो हमारे या तो हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, या जो हमारा कंडक्टेंस वाला पार्ट है वहाँ से आते हैं, या जो हमारा कोललाउस लॉ है वहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक, इन तीनों पार्ट से हमारे न्यूमेरिकल अवश्य बनते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर अनएवस सॉल्यूशन ऑफ ए डायमीटर, उसका डायमीटर दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और उसके लेंथ दिया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। उसके बाद जो उसमें रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया हमको 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमको उसकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे कापा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया है यहाँ पे डायमीटर, तो जो भी हमारा डायमीटर है उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका एरिया। तो ए बराबर क्या होता है हमारा, ए बराबर होता है हमारा πr²। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू d/2। तो ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे d/2, तो डी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1, तो 1/2 का पावर। ठीक, तो ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू 1/4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.785। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया हमारा 0.785। उसके बाद यहाँ पे लेंथ कितनी थी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया यहाँ पे हमको इतना। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, कापा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ρl/a। तो रो क्या है यहाँ पे रजिस्टिविटी, रो क्या है यहाँ पे रजिस्टिविटी। तो जब हम इसको तो रो के टर्म में लिखेंगे तो रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L। तो 1/1 रो को क्या बोलते हैं हम, एक मिनट। तो जो कापा होता है यानी जो जो रजिस्टिविटी होता है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी यहाँ पे हमको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे 1/k, क्योंकि 1/रो बराबर क्या होता है 1/कापा। 1/कापा क्या है, कापा क्या है यहाँ पे कंडक्टिविटी, और के यहाँ पे क्या है रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से 1/कापा इज इक्वल टू RA/L। तो यहाँ से जब हम के को कैलकुलेट करेंगे तो कापा इज इक्वल टू L/R। तो यहाँ पे आप हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को अब डायरेक्ट पुट करेंगे, एक मिनट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी, कापा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन
रेजिस्टेंस इंटू एरिया। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमको लेंथ दिया था यहाँ पे हमको 50 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना आया था उसका 5.55 इंटू 10⁻3। उसके बाद यहाँ पे एरिया कितना था, एरिया आया था हमारा 0.78 ठीक है। तो यहाँ से हमको कापा की वैल्यू निकल जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे 11.47 इंटू 10⁻⁻3। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी साइमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है हमारी साइमेंस पर सेंटीमीटर। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चनों की जो न्यूमेरिकल है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इनमें कमांड कर सकते हो, ठीक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।